हेलो बेटा। तो जैसा कि मैंने आपसे ऑडियो मैसेज में कहा था कि हम हर रोज एक छोटा छोटा टॉपिक रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो आज ले लेते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है, जहां पर एमआरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है और आरआरएनए और टीआरएनए उसमें मदद करते हैं। आरआरएनए कहां होता है? राइबोसोम के अंदर। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल की अगर हम बात करें तो वो समझाता है कि उसमें 4 एंड्स होते हैं। एक एंड होता है 3 प्राइम एंड, जहां पर अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। एक एंड होता है एंटीकोडॉन लूप, जहां पर एमआरएनए आकर जुड़ता है। एक होता है टी साइसी लूप, जहां पर आपका राइबोसोम आकर बाइंड करता है। और एक होता है डीएचयू लूप, जहां पर अमाइनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम आकर बाइंड करता है। तो अब चालू करते हैं ट्रांसलेशन से, जहां पर सबसे पहले होती है चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। मतलब हम अमीनो एसिड को एटीपी देकर उसे चार्ज कर देते हैं। फिर इस चार्ज्ड अमीनो एसिड को हम टीआरएनए से जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। और कहां जोड़ते हैं? 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए पर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब जो हमारा एमआरएनए है, सबसे पहले उससे आकर जुड़ती है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में 30S होती है और यूकैरियोट्स के केस में 40S होती है। फिर उसके बाद एमआरएनए से आकर जुड़ता है हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए, मतलब ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड है। फिर उसके बाद आकर जुड़ती है हमारी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में 50S है और यूकैरियोट्स में 60S है। तो यहां पर खत्म हुआ इनिशिएशन। एमआरएनए से हमारा राइबोसोम जुड़ गया पूरा का पूरा, और फिर उसके साथ आकर जुड़ गया टीआरएनए, जिसके पास सबसे पहला अमीनो एसिड है। राइट, चलिए इसके बाद होगा इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में हम क्या करते हैं? इलोंगेशन में जो हमारा राइबोसोम है वो एमआरएनए के ऊपर खिसकता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। तो जैसे ही हमारा राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर खिसकेगा तो रास्ते में एक नया कोडॉन आएगा, जो कि एक नए अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा। तो उसके लिए हम एक नया चार्ज्ड टीआरएनए बनाएंगे, जिसको हम नया अमीनो एसिड देंगे। तो जो हमारा पुराना टीआरएनए था वो राइबोसोम के अंदर है, लेकिन जब हमारा नया चार्ज्ड टीआरएनए आएगा तो ये पुराना टीआरएनए राइबोसोम से निकल जाएगा और अपना अमीनो एसिड दे देगा नए वाले टीआरएनए को। तो पुराना टीआरएनए निकल जाएगा और अपना अमीनो एसिड नए टीआरएनए को दे देगा। तो यानी कि जो नए वाला टीआरएनए है उसके पास 2 अमीनो एसिड हो जाएंगे, और इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में साथ साथ बना दिया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाला होता है एक राइबोजाइम। जी हाँ, ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए है। ये कहाँ होता है? ये होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर। प्रोकैरियोट्स के केस में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम है वो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और वो कौन होता है? वो होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट 23S आरआरएनए। और यूकैरियोट्स के केस में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है 28S आरआरएनए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, नए टीआरएनए आते रहेंगे। जो पुराने टीआरएनए हैं वो अपनी अमीनो एसिड की चेन नए टीआरएनए को देकर वहां से निकलते रहेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक एमआरएनए पर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएगा, जो कि यूएए, यूजीए और यूएजी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक एमआरएनए के ऊपर हो सकता है। जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आने वाला होगा, पिक्चर में आ जाएंगे रिलीज फैक्टर्स। ये रिलीज फैक्टर्स पूरी अमीनो एसिड की चेन को, यानी कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन चेन को आखिरी टीआरएनए से अलग कर देंगे। तो प्रोटीन चेन अलग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में इस्तेमाल होने के लिए तैयार। टीआरएनए अलग निकल जाएगा, राइबोसोम कि दोनों सब यूनिट्स अलग निकल जाएंगी, और एमआरएनए भगवान को प्यारा हो जाएगा, क्योंकि एमआरएनए प्रोटीन बनते ही डिजेनरेट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपका पूरा ट्रांसलेशन तैयार हो गया होगा। इससे क्या क्वेश्चंस आते हैं बेटा? कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है तो क्या उस दौरान पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम अब एनर्जी इस्तेमाल करता है? तो आप कहोगे नहीं,
क्योंकि ये एनर्जी हमने अमीनो एसिड को पहले ही दे दी है एटीपी की फॉर्म में जब हम उन्हें चार्ज कर रहे थे, और वही एनर्जी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कौन होता है। प्रोकैरियोट्स में 23S RRNA और यूकैरियोट्स में 28S RRNA। क्या रिलीज फैक्टर्स फोकट में ये काम कर देते हैं या उन्हें एनर्जी चाहिए होती है? रिलीज फैक्टर्स एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, वो प्रोटीन चेन को रिलीज कराने के लिए एटीपी की डिमांड करते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। एनसीईआरटी की लाइंस रीड कर लेना बेटा, एंड ट्रांसलेशन इज रेडी।